Hello guys, I am back with the new video, and in this video we will be dealing with the new topics that is of chemistry. Okay, and we will be dealing with the topic symbol, molecular formula, chemical change, chemical equation, balanced और unbalanced chemical equation, इसके बारे में पढ़ेंगे. फार्मूला क्या होता है, केमिकल फार्मूला क्यों यूज किया जाता है, इसका क्या फ़ायदे, इसके क्या आवश्यकताएं हैं, ठीक है, और इसकी क्या फ़ायदे हैं. मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट के मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें डायटोमिक ट्राइटोमिक और मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे. फिर उसके बाद वैलेंसी जानेंगे कि वैलेंसी क्या होते हैं. एक्चुअली में ये हमारा चैप्टर जो अगर हम देखें तो एनसीईआरटी के चैप्टर्स का पार्ट नहीं है, ठीक है. लेकिन हम देखेंगे क्या कि अगर इनको जानते नहीं हैं हम लोग, ये हम लिखे ऊपर लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री, अगर इन लैंग्वेज को हमको पता नहीं हो, केमिस्ट्री के एक लैंग्वेज को पता नहीं हो, तो हमको क्या होगा कि इसके बारे में डेप्थ नॉलेज नहीं मिल पाएगा, ठीक है. तो एक्चुअली में क्या है कि अगर आप किसी चीज़ को जानना चाहते हो तो उसका ओवरव्यू आपको थोड़ा बहुत कुछ पता होना चाहिए. तो यही है उनके टर्मिनोलॉजीज़, आपको टर्मिनोलॉजीज़ पता होगा तो जहाँ भी इसको हम सिंबल बोलेंगे तो आपके दिमाग में आएगा अच्छा सिंबल, ये सिंबल की बात की जा रही है. मॉलिक्यूलर फार्मूला बोलेंगे तो मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात की जा रही है. तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं. चलिए देखिए, सबसे पहले देखते हैं क्या सिंबल. ये सिंबल होता क्या है. सिंबल हम लोग एटम्स के, किसी भी एटम्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, डिनोट करने के लिए, ठीक है, हम क्या करते हैं, उसके जगह पे एक लेटर का यूज़ करते हैं. ऑब्वियस सी बात है, वो इंग्लिश का एक लेटर होगा, ठीक है. इंग्लिश के लेटर के यूज़ करते हैं, तो वही उसका एटॉमिक सिंबल है. जैसे कि मेरा नाम आशीष है, ठीक है, तो मेरे को रिप्रेजेंट करने के लिए आशीष वर्ड लिया जाता है. फिर किसी और का नाम, अगर मान लीजिए मेरे एक स्टूडेंट का नाम आयुष है, उसको उस स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम उसका नाम ले रहे हैं आयुष, ठीक है. तो ऐसे ही अलग अलग एटम्स के अलग अलग नाम होते हैं, लेकिन उनको रिप्रेजेंट करने के लिए एक लेटर लेते हैं, ठीक है, जो उनका एक स्पेसिफाइड मैनर में उनको सेलेक्ट किया गया है. हालांकि इसका शुरुआत सबसे पहले जो है बर्जीलियस ने किया था, ठीक है. बर्जीलियस ने किया था अप टू 19th सेंचुरी के आसपास, है ना, 19th सेंचुरी में ही किया था. और ये सिंबल अब होते क्या क्या हैं, एक तो सिंबल ऐसे हो सकते हैं कि कोई एक लेटर हो सकते हैं. कुछ एटम्स के सिंबल ऐसे होते हैं जो एक से ज़्यादा लेटर होते हैं, और कुछ सिंबल्स ऐसे होते हैं जो आपको आगे पता चल जाएगा इसमें. जैसे कि हम आप बोलते हैं हाइड्रोजन, और यहीं पे बोलते हैं हीलियम, और यहीं पे बोलते हैं सोडियम, ठीक है. तो हाइड्रोजन की बात करते हैं, तो हाइड्रोजन के लिए हम लोग सिंबल लेते हैं H. तो हम क्या बोले कि कभी कभी आप देखोगे क्या कि कुछ एटम्स के अगर आप एटॉमिक सिंबल लोगे तो उसमें आप एक लेटर का यूज करोगे. तो हाइड्रोजन का हम लोग ले लिए H, ठीक है. लेकिन कुछ एटम्स ऐसे होते हैं जिनके हम दो लेटर्स को लेते हैं, जैसे कि हीलियम. तो हीलियम के H और E दोनों को लेना है, ठीक है. फिर उसके बाद सोडियम. तो सोडियम में देखिए हम क्या कर रहे हैं, इसके लैटिन नेम का ही हम लोग यूज करेंगे कि जैसे हम लोग हीलियम में He लिए, हाइड्रोजन में H लिए, तो सोडियम में S लेना चाहिए था, लेकिन हम सोडियम में S नहीं ले सकते हैं. इनका जो लैटिन नेम होगा उन्हीं को हम लोग लेंगे. जैसे इनका लैटिन नेम होता है नाट्रियम. क्या होता है? नाट्रियम, ठीक है. तो नाट्रियम को हम लोग लिख देते हैं Na. वैसे ही जैसे कि गोल्ड का क्या होता है, Au से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, सिल्वर को Ag से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना. तो ये अलग अलग जो एटॉमिक सिंबल है वो उनके लेटर, ये हमारा जो नाम होगा उनके आधार पे होगा. या तो वो एक हो सकता है, या तो वो दो लेटर का हो सकता है, या तो उनका लेटर जो होगा लैटिन नेम पे निर्भर करेगा, ठीक है. तो ऐसे ही हम कुछ और भी लिखवा देते हैं, ठीक है, आप उनको लिख लीजिए. या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इसको आप कहीं एक बुक में या रेफरेंस लेकर के देख सकते हैं. हम इस लैटिन नेम वाला का लिखवा देते हैं, ठीक है. तो लैटिन नेम वाला का आप भी लोग लिख लो अलग से, इसको अब मिटा रहे हैं. सोडियम पोटेशियम
आयरन, कॉपर, सिल्वर, टीन, गोल्ड, लीड, मरकरी, देखिए सोडियम को हम किससे डिनोट करते हैं, तो Na से, ठीक है। पोटेशियम को K से, आयरन को Fe से, कॉपर को आप डिनोट करोगे Cu से। जबकि देखिए Cu से क्यों बोल रहे हैं, यहाँ पे इसमें क्या है, COPP आ रही, U कहीं है नहीं। हम लोग क्या देखे कि या तो 1 लीटर वाला होगा, तो 1 लीटर वाला इसी में से कोई 1 लीटर होगा, ठीक है, पहला लेटर होगा वो, ठीक है। 2 लीटर वाला होगा तो इसमें जो ज़्यादा डोमिनेटिंग लेटर्स होंगे 2 वो यूज होंगे। लेकिन इसमें क्या है कि C तो है लेकिन U नहीं है, लेकिन क्योंकि ये एक्चुअली में U जो है इसके लैटिन नेम से लिया गया है, ठीक है। इसीलिए हम लोग इसको क्या बोल रहे हैं, कॉपर, Cu। इसका एक्चुअली में लैटिन नेम क्यूप्रम होता है, ठीक है। तो इसका जो Cu होगा वो हम कॉपर जो है Cu किससे लिए, क्यूप्रम से लिए, ठीक है। सिल्वर के लिए लेते Ag, टीन के लिए लेते Sm, गोल्ड के लिए लेते Au, लीड के लिए लेते हैं Pb और मरकरी के लिए लेते हैं Hg, ठीक है। ये इतने सारे हैं, इनको एक बार आप नोट डाउन कर लीजिए। अगर ज़्यादा इच्छा होगा तो आप हमको कमेंट सेक्शन में बोल दीजिएगा, हम इन सभी के लैटिन नेम्स को भी लिख देंगे। चलिए, आपको अभी जो है सिंबल, बस इतना ही सिंबल याद रखना है। बाकी के सिंबल्स जो है आपको आसानी से मिल जाएंगे या उनको आप इजीली पहचान भी सकते हो, जैसे कि हाइड्रोजन का H, हीलियम का He, लिथियम का Li, इस तरीके से, बेरिलियम का Be, बोरॉन का B, ठीक है, कार्बन का C, नाइट्रोजन का N, ठीक है। तो इस तरीके के पूरा जितने भी एलिमेंट्स हैं उतने उस सारे एलिमेंट्स के आप सिंबल्स को एटलीस्ट एक बार ज़रूर देख लें, ठीक है। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं क्या, ये जो सिंबल्स है वो किन के हैं, एटम्स के हैं, ठीक है। तो एटम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है सिंबल, लेकिन मॉलिक्यूल्स को कौन रिप्रेजेंट करेगा, तो उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूल्स को कौन रिप्रेजेंट करेगा, उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला। जैसे कि हम बोले कि चलिए भैया H2 और O2, H2 वाटर लिखते हैं, वाटर। तो हम सभी को मालूम है कि वाटर में क्या होता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों के एटम्स होते हैं, ठीक है, और दोनों मिल करके ही क्या बनाते हैं, एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, ठीक है। देखो एटम और मॉलिक्यूल में क्या अंतर है, जब एलिमेंट्स होगा, एलिमेंट क्या होता है, सेम काइंड ऑफ मटेरियल का बना होता है, मतलब पूरा का पूरा होल बॉडी जो होगा वो एक ही मटेरियल का होगा। तो उसको एकदम छोटा करेंगे, जब टाइनीएस्ट पार्टिकल निकालेंगे उसका, तो वो क्या हो जाएगा, आपका एटम हो जाएगा। लेकिन अगर हम दूसरी ओर कंपाउंड की बात करें, कंपाउंड क्या होता है, कंपाउंड में 2 एलिमेंट या 2 से ज़्यादा एलिमेंट, ठीक है, एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में बाय मास रहते हैं, तो उनको हम लोग कंपाउंड कहते हैं, ठीक है। तो फिक्स्ड प्रोपोर्शन में रहने की बात है, ठीक है। तो फिक्स्ड प्रोपोर्शन में जब रहेंगे तो उनके जब छोटे से छोटे पार्टिकल को लेंगे तो उसमें भी क्या होंगे कि वो जो 2 एलिमेंट है वो दोनों होगा, ठीक है। जैसे कि हम बोले क्या कि हाइड्रोजन का सबसे छोटा पार्टिकल हाइड्रोजन ही होगा, लेकिन वाटर बोलेंगे तो वाटर का सबसे छोटा पार्टिकल क्या होगा, आपका H2O ही होगा। तो ये H2O का जो सबसे छोटा पार्टिकल है वो क्या कह रहा है, मॉलिक्यूल। तो कंपाउंड का सबसे छोटा पार्टिकल क्या कहलाएगा, मॉलिक्यूल कहला जाएगा, लेकिन एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल क्या कहला जाएगा, एटम कहला जाएगा, ठीक है। तो एटम और मॉलिक्यूल्स में ये थोड़ा एक अंतर आप बहुत जरूरी का अंतर है, इसको समझ लीजिए। अब बोले वाटर को लिखना है, तो अब हम एटम को, यानी कि किसी एटम को हम रिप्रेजेंट कर दिए, ठीक है, उसके सिंबल से। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला जो हम वाटर को अगर रिप्रेजेंट करना होगा, तो वाटर तो एक कंपाउंड है, कंपाउंड में अगर मान लीजिए इसका फॉर्मूला है इसका H2O, ठीक है, तो इसका एक मॉलिक्यूल के पास भी क्या होगा, H2O ही होगा। तो इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा यही H2O होगा, ठीक है, और यही इसको रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है।
इसको यही रिप्रेजेंट करेगा, H2O ही। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड बोले तो CO2, ठीक है, इसमें कार्बन और ऑक्सीजन दोनों है, तो इसका मॉलिक्यूल अगर एकदम छोटा से छोटा मॉलिक्यूल देखते तो वो उसके पास भी क्या होगा, CO2 ही होगा, ठीक है, क्योंकि ये CO2 क्या है, कंपाउंड है, इसमें एक कार्बन 2 ऑक्सीजन है, इसमें 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन है ना, तो ये क्या है कि इसके पास फिक्स प्रोपोर्शन में रह रहा है, ठीक है, इस वजह से हम इसको कंपाउंड बोलते हैं। बोलोगे मिक्सचर में भी तो 2 से ज़्यादा होते हैं, तो मिक्सचर में 2 से ज़्यादा होते हैं, ठीक है, लेकिन उनका जो प्रोपोर्शन है वो फिक्स्ड नहीं होता है, ठीक है, इनडिफिनिट प्रोपोर्शन में वो होता है, उनमें मतलब जो मिलावट होता है कभी ज़्यादा भी हो सकता है, कभी कम भी हो सकता है। यहीं पे कार्बन और ऑक्सीजन को अगर हम बढ़ा दें और ऑक्सीजन को घटा दें, ठीक है, या फिर कार्बन को बहुत ज़्यादा बढ़ा दें, ऑक्सीजन को कम रखें, तो इससे क्या होगा कि कंपाउंड नहीं बनेगा, ये कंपाउंड नहीं बनेगा, लेकिन वो मिक्सचर रह जाएगा। एक तरीके से एक एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है, एक वो मिक्सचर रह जाएगा, क्योंकि उसमें क्या है, फिक्स्ड प्रोपोर्शन नहीं है। लेकिन अगर फिक्स्ड प्रोपोर्शन में मिलाना है, मतलब उसका एक फार्मूला फिक्स्ड हो गया है कि कार्बन 1 है तो ऑक्सीजन 2 ही रहेगा, हाइड्रोजन 2 है तो ऑक्सीजन 1 ही रहेगा, तो वो क्या है, तुम्हारा मॉलिक्यूल के कंपाउंड के अंडर में आ जाएगा, और कंपाउंड का सबसे छोटा पार्टिकल क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग बढ़ते हैं, क्या, केमिकल चेंज। हम लोग अभी तक सब कोई जानते हैं, ठीक है, अभी 7th 8th क्लास में आप लोग आ चुके हैं, तो आप लोग को इतना तो पता होगा कि फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज क्या होता है। अगर नहीं पता है तो फिर से एक बार हम बता देते हैं कि जिसका प्रोसेस, जैसे कि अब कोई 2 सब्सटेंस है, दोनों आपस में मिल करके कोई नया सब्सटेंस बना है, और वापस से हम उसको जो है रिट्रीव कर सके उन ओरिजिनल सब्सटेंस को, तो वो फिजिकल चेंज होगा, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल देते हैं, या फिर कोई एक सिंपल सब्सटेंस है वो भी अपना फॉर्म चेंज करते हैं और फिर वापस से आ जाते हैं, तो उनको फिजिकल चेंज बोलेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल है, एक साधारण सा एग्जांपल है आपका आइस या वाटर, ठीक है, आइस या वाटर को आप क्या करोगे, अगर ठंडा करने के लिए छोड़ दोगे तो वो धीरे धीरे बर्फ़ हो जाएगा, ठीक है, और उसको अगर फिर से फ्रिज के बाहर निकाल देते हो तो फिर वो क्या हो जाएगा, बर्फ़ से फिर वाटर के रूप में आ जाएगा, ठीक है, बर्फ से फिर वाटर के रूप में आ जाएगा। तो ये क्या है, फिजिकल चेंज है। फिजिकल चेंज है मतलब थोड़ा देर के लिए चेंज हुआ, फिर वो क्या है, अपने से वापस से ओरिजिनल फॉर्म में आ गया, तो वो फिजिकल चेंज है। केमिकल चेंज क्या होता है कि एक नया सब्सटेंस क्रिएट हो जाता है, ठीक है, और जो ओरिजिनल सब्सटेंस होता है वो उसका कैरेक्टरिस्टिक ना रख करके एक अपना नया कैरेक्टरिस्टिक बना लेता है। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, H2O2, H2 + O2, ठीक है, ये क्या बना देते हैं, H2O बना देते हैं। हाइड्रोजन आप सब कोई जानते हैं कि ये क्या है, एक जलने वाला पदार्थ है, जलने वाला एलिमेंट है, ठीक है, ये ज्वलनशील एलिमेंट है। और ऑक्सीजन क्या करता है, उसमें हेल्प करता है, ठीक है, उसमें हेल्प करता है, जलने में ये मदद करता है। अगर ये होगा तभी कोई चीज़ कंबसन हो पाएगा, उसका मतलब कि वो जल पाएगा, ठीक है। और अगर ये नहीं होगा, जैसे कि हम एक एग्जांपल के थ्रू बता सकते हैं कि अगर हम ऐसा करें कि एक कैंडल को जला दें और कैंडल के ऊपर क्या करें कि एक ग्लास को उल्टा करके रख दें, जिससे कि उसका क्या हो कि ऑक्सीजन का जो सप्लाई हो वो कट हो जाए। इससे होगा क्या कि जब ऑक्सीजन का सप्लाई कट हो जाएगा तो उसके अंदर धीरे धीरे कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होने लगेगा, ठीक है। एक बना लेते हैं, इस तरीके का कैंडल है, ठीक है, इस तरह एक कैंडल है, ऊपर से हम क्या कर दिए, इस पे ग्लास ढक दिए, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, धीरे धीरे जल रहा है, लेकिन और इसके अंदर क्या है, ऑक्सीजन है। ये क्या है, कार्बन, जब कोई कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। अगर उसको सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन मिलता है तब, अगर सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। यही वजह है क्या कि तुम्हारा जो व्हीकल्स है उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, फॉर्म होता है, क्योंकि उसमें क्या है कि इंजन के अंदर बहुत ज़्यादा सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं रीच कर पाता है और वो जलता है जब कार्बन, तो उससे क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड क्रिएट होता है, बनता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है कि अब ये कैंडल जो है लगातार जल रहा है
लगातार जलने के क्रम में क्या है कि ये धीरे धीरे इसके अंदर जो ऑक्सीजन है मौजूद है, अवेलेबल है, उसका यूज करते जा रहा है। ठीक है, लगातार उसका यूज करते जा रहा है, तो इसका फ्लेम जो हो जाएगा धीरे धीरे घटने लग जाएगा, इतना, फिर धीरे धीरे ये बुझ जाएगा। क्यों बुझ जाएगा? क्योंकि इसके अंदर पूरा का पूरा क्या भर गया? कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड जानते हो कि ये जलने में मदद नहीं करता है, ये बुझा देता है। ठीक है, तो यही सेम सेंस इधर देख लो। ऑक्सीजन क्या होता है कि जलने में मदद करता है और हाइड्रोजन खुद ज्वलनशील है। अब ये जब मिल करके बना दिया H2O, तो H2O एक्चुअल में क्या है कि पानी है। और तुम जानते हो कि पानी को आग पे डालो तो क्या होता है, इस सबको मालूम है। ठीक है, कि पानी को अगर तुम आग पे डालते हो तो ये किस तरीके का अपना प्रकृति नेचर दिखाएगा, सबको मालूम है। तो यहाँ पे देखो H2+O2 H2O बना देता है, वाटर बना देता है। ठीक है, यही क्या है? केमिकल चेंज है। केमिकल चेंज में क्या होता है कि जिसमें वापस से आप ओरिजिनल जो एलिमेंट है, ओरिजिनल सब्सटेंस है, आप उसको गेन नहीं कर सकते इजीली। तो ये केमिकल चेंज है। केमिकल रिएक्शन इसी को बोलते हैं कि जो दो सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करके नया फॉर्म, नया प्रोडक्ट बनाते हैं, तो वो केमिकल रिएक्शन के थ्रू ही बनाते हैं। ये प्रोसेस केमिकल रिएक्शन ही कहलाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि दो रिएक्टेंट होते हैं, जैसे इसमें H2 और O2 क्या था? रिएक्टेंट था, और तुम्हारा फिर उसके बाद H2O जो था वो प्रोडक्ट था। इसको लिखने का भी तरीका है H2+O2, ये दोनों रिएक्टेंट के बीच में प्लस का साइन दिए हैं, और फिर उसके बाद एरो दिए हैं। एरो यानी कि रिएक्शन हुआ, कंप्लीट हुआ, उधर रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट बना H2O। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ देखना, हम लोग अब यहीं पे एक केमिकल इक्वेशन की बात करेंगे। अब हम अगर ऐसा लिखने लगे बार बार, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन combinedly form water। ठीक है, in which, अब सोचो हम इसमें लिखे in which the hydrogen, in which 2 atom of hydrogen and 2 atom of oxygen is involved and form 1 atom of water। ऐसा लिखना पड़ेगा पूरा लंबा चौड़ा। तो अगर मान ले जाए कोई इस तरीके का एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, मान ले जाए कोई रिसर्चर है या फिर लैब में लगातार काम कर रहा है, क्योंकि ये केमिस्ट्री क्या है, लैब में ही आप इसका फिर यूज करते हो। तो आप कोई चीज़ सिंथेसाइज कर रहे हो तो उसका आपको लिखना होगा फॉर्मूला, या उसको लिखना होगा, तो बार बार इतना लिखिएगा नहीं लिखिएगा। तो आप उसके लिए क्या कीजिएगा कि एक केमिकल रिएक्शन लिखिएगा, ठीक है, और दूसरा केमिकल इक्वेशन लिखिएगा, है ना। यही केमिकल इक्वेशन है आपका। जैसे कि हम बोले क्या, H2+O2, ठीक है, H2+O2 आई बन गया क्या, H2O। ठीक है, तो ये क्या हुआ, केमिकल रिएक्शन हुआ। ठीक है, केमिकल रिएक्शन ये भी बता रहे हैं, केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ये भी बता रहे हैं, लेकिन ये क्या हो गया, केमिकल इक्वेशन हो गया। आप इसको क्या किए, विद द यूज ऑफ सिंबल, ठीक है, एटॉमिक सिंबल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, यू हैव राइट द यू हैव रिटन द, क्या बोल रहे हैं इसका, केमिकल इक्वेशन, है ना, यू हैव रिटन द केमिकल इक्वेशन ओवर देयर। तो ये तुम क्या किए, केमिकल इक्वेशन इसका लिख लिए। अब इसी में हम देखें क्या कि बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या है। तो जब एरो के दोनों साइड जो इंडिविजुअल एटम होगा उनका नंबर अगर इक्वल हुआ तो उसको बोलेंगे क्या, बैलेंस्ड, और अगर अनइक्वल हुआ तो उसको बोलेंगे अनबैलेंस्ड। ठीक है, तो जैसे देखो इधर H2 है, इधर H कितना है, तो हाइड्रोजन का संख्या कितना है, 2। इधर हाइड्रोजन का संख्या कितना है, 2। चलो ठीक है, इधर ऑक्सीजन कितना है, 2। इधर ऑक्सीजन कितना है, लो, यहाँ पे हो गया गड़बड़। तो आपको क्या करना होगा, इसको बैलेंस करना होगा। बैलेंस करना आगे भी सीखिएगा, लेकिन थोड़ा सा हम यहाँ पे आपको एक नॉलेज दे देते हैं। ठीक है, आपके दिमाग में जानकारी रहना चाहिए। आप करोगे क्या कि सबसे पहले देखोगे H2 है, O2 है, तो आप यहाँ O1 है, तो आप करोगे क्या कि O2 बना दो। O2 बन गया। O2 बन जाने के बाद देखिए O2, तो यहाँ भी O2, लेकिन यहाँ देखिए 2 2 जा 4, H4 हो गया,
तो यहाँ पे H2 है, तो इसके आगे भी 2 लगा दो, तो 2 2 जा 4। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, हाइड्रोजन अब कन्वर्ट होके 4 हो गया, इधर भी हाइड्रोजन 4 हो गया, लेकिन ऑक्सीजन क्या हो गया, 2 हो गया। यहाँ पहले 1 था, अब ये बदल के क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक है, तो ये तरीका है, आप इसको केमिकल फार्मूला, आप केमिकल इक्वेशन लिख सकते हो। ठीक है, केमिकल इक्वेशन लिख लिए, इस इक्वेशन को बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड इक्वेशन में कैटेगराइज कर लिए। बैलेंस्ड इक्वेशन क्या होता है, अनबैलेंस्ड इक्वेशन क्या होता है, इसको भी लिख लिए। केमिकल चेंज क्या होता है, ये भी हम लोग समझ गए कि वो चेंज जिसमें वापस से ओरिजिनल जो सब्सटेंस, जो रिएक्टेंट लिए थे वो नहीं ला सकते हैं। ठीक है, बाय द सिंपल प्रोसेस। और भी प्रोसेस है जिससे कि किया जा सकता है। एक प्रोसेस आता है इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस। ठीक है, इस प्रोसेस में हो जाता है। तो जिसमें नहीं किया जा सकता है उसको केमिकल चेंज क्या है। केमिकल चेंज में आप फिर बताएं कि केमिकल चेंज जो आता है वो एक्चुअल में केमिकल रिएक्शन के बाद होता है। केमिकल रिएक्शन हो जाता है, उसके बाद जो है कुछ नया सब्सटेंस बनता है। ठीक है, अब ये केमिकल रिएक्शन में होता क्या है आगे और हम लोग पढ़ते चलेंगे धीरे धीरे। इधर यहाँ इसीलिए लिखे है वैलेंसी। वैलेंसी क्या होता है आगे बताते हैं। अभी पहले हम लोग क्या जान लेते हैं, फॉर्मूला जान लेते हैं, मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट जान लेते हैं। फिर अच्छा, ये मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट में जानेंगे डायटॉमिक और ट्रायटॉमिक। एलिमेंट्स का भी मॉलिक्यूल होता है। अभी हम क्या बोले कि कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल होते हैं, ये तो बताएं, लेकिन इसके साथ ही साथ जानिए कि एलिमेंट का भी मॉलिक्यूल होता है। अब कैसे, देखो अभी हम बोले क्या कि एलिमेंट जो एटम होता है वो सिर्फ एक एलिमेंट का सबसे छोटा पार्ट होता है। ठीक है, तो सबसे छोटा पार्ट है तो वो एक है। लेकिन अगर 2 हुआ तो क्या हुआ, आफ्टर द कॉम्बिनेशन 2 बन रहा है, 2 है उसमें, तो वो क्या बना देगा, मॉलिक्यूल बना देगा। अकेले है तो एटम है, 2 के साथ है तो वो मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो ये क्या होगा, इसमें डायटॉमिक और ट्रायटॉमिक मॉलिक्यूल की बात करेंगे। डायटॉमिक मॉलिक्यूल जैसे कि O2, N2, H2। अभी देखो H2 ले रहे हैं, O2 ले रहे हैं, है ना। ये क्यों रहता है ये भी बताएंगे। अपना क्या होता है कि एक स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए ये सब क्या करते हैं कि या फिर अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए अपने ही मॉलिक्यूल के साथ एक तरीके से स्ट्रक्चर ये क्या करते हैं, शेयरिंग पेयरिंग कर लेते हैं, है ना। और ये क्या बना लेते हैं, एक मॉलिक्यूल बना लेते हैं आपस में ही ये करके, शेयरिंग पेयरिंग करके। ठीक है, तो ये हम आगे बताएंगे, इसको आगे लिविस स्ट्रक्चर के थ्रू समझाएंगे। ठीक है, और उसके बाद देखिए डायटॉमिक, ट्रायटॉमिक में देखेंगे O3, ओजोन। इसका एक सिंपल एग्जांपल है O3। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या है कि ट्रायटॉमिक मॉलिक्यूल होता है। डायटॉमिक मॉलिक्यूल जो हम बताए N2, H2, O2 सभी अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहते हैं। चलिए इसको देख लीजिए, हम इसको मिटाते हैं। तो हम लोग आगे देखते हैं। अब एक क्या है, हम अभी लिखे हैं फार्मूला। ठीक है, थोड़ा सा टाइम का कम कंजम्पशन हो। ठीक है, क्योंकि 23 मिनट का वीडियो ऐसे ही बन चुका है। देखिए फार्मूला क्या होता है, जब द फार्मूला ऑफ अ मॉलिक्यूल गिव्स द नंबर्स ऑफ एटम्स। ये क्या देता है, नंबर्स ऑफ एटम्स, कितने एटम्स हैं ऑफ सेम और डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट के। ठीक है, सेम टाइप ऑफ एलिमेंट के या डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट के, किसी भी मॉलिक्यूल्स में कितने एटम्स हैं उनके, ये बताता है। ठीक है, फार्मूला। ओके, जैसे कि हम बोलते हैं H2, तो H2 में हमको क्या पता चलता है कि ये क्या है, इनके पास 2 हाइड्रोजन का एटम है। अगर हम बोलते हैं H2O, तो इससे हमको क्या पता चलता है, इसमें 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन का एटम है ना। तो इससे हमको क्या है कि ये फार्मूला जो है एक्चुअल में क्या बताएगा कि नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, ऑफ सेम टाइप ऑफ एलिमेंट और डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट, ठीक है, प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल में जो प्रेजेंट होंगे। तो वही है। ठीक है, इनको पूरा शुद्ध हिंदी करना बेवकूफ़ी है, बस समझिए आप कि इसका शुद्ध हिंदी नहीं कर सकते हैं। थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच हो गया तो उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। तो अभी ये इतना समझ गए हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, वैलेंसी हो सकता है नेक्स्ट क्लास में कर पाएँ, क्योंकि वैलेंसी एक बड़ा सा टॉपिक हो जाएगा। तो हम इसमें जान लेते हैं नोबल गैस एक्चुअल में क्या होते हैं। नोबल गैस, आप पहले इसको जाने, नोबल गैस को हम लोग इनर्ट गैस भी बोलते हैं या इनएक्टिव भी बोल सकते हैं।
ठीक है। ये एक्चुअल में क्या होते हैं, रिएक्शन नहीं करते किसी अन्य एलिमेंट्स के साथ, और इसी वजह से क्या होते हैं, मोनो एटॉमिक होते हैं। हम क्या बताएं, डायटॉमिक और ट्रायटॉमिक मॉलिक्यूल्स बोले, ठीक है। तो डायटॉमिक और ट्रायटॉमिक गैसेज या मॉलिक्यूल्स बोलिए, ठीक है। इसमें क्या बोले, सेम टाइप ऑफ एलिमेंट है, सेम एलिमेंट है, उसका दो मॉलिक्यूल, दो एटम जो है आपस में मिल करके कंबाइन करके एक मॉलिक्यूल बनाया तो डायटॉमिक बनाया कहलाया, और तीन मिल करके बनाया तो ट्रायटॉमिक कहलाया। तो ऐसे ही हम लोग इसमें देखें क्या, तो ये मोनो एटॉमिक हो गए, ठीक है। मोनो एटॉमिक मतलब क्या कि ये सिंगल एटम के साथ होते हैं, ये अपने स्टेबिलिटी को अटेन किए हुए रहते हैं, मतलब इनके जो आउटर सेल होते हैं उसमें क्या है, ऑक्टेट ये कंप्लीट करके रखते हैं। ऑक्टेट बताएंगे कि ऑक्टेट क्या होता है। अपने लास्ट सेल में वो कोई भी एलिमेंट जो होता है वो क्या करता है कि कोई भी एटम जो होता है वो क्या करता है, 8 इलेक्ट्रॉन को अटेन करने की कोशिश करता है, ठीक है। और नोबल गैसेज में होते हैं ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नोबल गैसेज में होते हैं, मतलब सारे इसके जो सबसेल होते हैं या ऑर्बिटल होते हैं वो सब फुलफिल होते हैं, ठीक है। लेकिन वो जो हम लोग बोल रहे हैं एलिमेंट्स की बात, मतलब कि मोनो एटॉमिक या डायटॉमिक और ट्रायटॉमिक की बात, तो वो सभी में क्या होता है कि कंप्लीट फुलफिल नहीं होता है। इस वजह से क्या करता है कि वो रिएक्शन करता है और अपने ही जैसे एटम के साथ रिएक्ट कर करके डायटॉमिक और ट्रायटॉमिक मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं नोबल गैस। नोबल गैस को हम लोग क्या बोलते हैं, इनर्ट गैस, ठीक है। ये क्या होते हैं, मोनो एटॉमिक होते हैं। अब इसमें कौन कौन से गैस होते हैं जो क्या है, इनर्ट है, जिसमें हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन है, ठीक है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन, ठीक है। ये जो 6 हैं गैसेज, ये क्या है, नोबल गैसेज है। अब आपका टास्क है क्या कि इन सभी का आप क्या करिएगा कि कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा कि इनके एटॉमिक नंबर कितने होते हैं, ठीक है। तो ये सभी नोबल गैसेज हैं, इन नोबल गैसेज के बारे में जान लिया आप लोग, ठीक है। और एक और बात जान लीजिए कि ये नोबल गैसेज हालांकि बहुत ही लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा लीस्ट रिएक्टिव होते हैं या फिर इनएक्टिव होते हैं। तो इसी वजह से जो है आर्गन गैस, ध्यान सुनिएगा, आर्गन गैस को क्या किया जाता है, बल्ब में भरा जाता है, ताकि वो क्या हो कि जो उसके अंदर जो फिलामेंट है जो टंगस्टन का बना हुआ है वो बाहर के इन्वायरमेंट के ऑक्सीजन से आकर के कांटेक्ट में नहीं आ जाए और वो गल के टूट ना जाए, ठीक है, ख़राब ना हो जाए, क्योंकि उसका जो टंगस्टन है वो जल्दी ही टूट जाता है, पिघल जाता है, ठीक है। इस वजह से इस वजह से उसमें आर्गन भरा हुआ रहता है और आर्गन उसको प्रोटेक्ट करता है, बाहर के जो इन्वायरमेंट है उससे वो क्या कर सके, रिएक्ट कर सके, उनसे वो प्रोटेक्ट करता है। तो अब देखिए ये आपका नोबल गैसेज है। इसके बाद हम लोग वैलेंसी को पढ़ेंगे, उसके पहले हम लोग रिएक्टिविटी एक ऑर्डर देख लेते हैं, ठीक है। रिएक्टिविटी ऑर्डर हालांकि अभी आपको तो नहीं जानना चाहिए, लेकिन अभी लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री बता रहे तो हम बता देंगे। क्यों बता देंगे, क्योंकि आपको फिर रिएक्शंस कुछ बताएंगे, सिंगल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो उसमें रिएक्टिविटी का ज़रूरत पड़ेगा। तो आप इसको लिख लीजिएगा अभी भर के लिए, ठीक है। अगर हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो सबसे हाईली रिएक्टिव सब्सटेंस ऊपर होगा, इसको मिटा देते हैं। सबसे हाईली रिएक्टिव सब्सटेंस एलिमेंट ऊपर है और लीस्ट रिएक्टिव क्या है, नीचे होगा। तो इसको याद रखिएगा, पहला है के यानी पोटेशियम, दूसरा है एन यानी कि सोडियम, तीसरा है सी यानी कि कैल्शियम, Mg है मैग्नीशियम, Al है एल्यूमिनियम, Zn है जिंक, Fe है फेरस यानी कि लोहा, ठीक है। फिर उसके बाद Sn है यानी टीन, Pb है यानी कि लेड, H यानी कि हाइड्रोजन, Cu इसका मतलब कॉपर, Hg यानी कि आपका मरकरी, Ag यानी कि आपका सिल्वर,
और AU इसका मतलब आपका गोल्ड, ठीक है। तो ये इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर है, मतलब जैसे जैसे नीचे की ओर बढ़ेंगे वैसे वैसे रिएक्टिविटी इसका घटेगा। अब इसके कहने का एक और तात्पर्य समझ लीजिए कि अगर कहीं भी मिलेगा पोटेशियम तो वो अकेले नहीं मिलेगा, वो किसी न किसी के साथ रहेगा ही रहेगा, ठीक है। ये अकेले नहीं रह सकता है, लेकिन गोल्ड आपको नेचर में अकेले मिल सकता है, ठीक है। तो ये गोल्ड है जो सबसे लीस्ट रिएक्टिव है, ये अकेले ही रहना पसंद करेगा, और ये पोटेशियम है जो कभी अकेले रहना पसंद नहीं करेगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। कल हम लोग वैलेंसी पढ़ेंगे, वैलेंसी में पूरा बताएंगे कि कैसे सेल है, कैसे इसमें बोर ब्यूटी मॉडल को भी थोड़ा सा चर्चा कर देंगे। आगे की चीज़ है लेकिन फिर भी चर्चा कर देंगे, ताकि आप लोग सेल में जो है नंबर ऑफ आइटम्स फीड करना सीख जाए। आज के लिए इतना रहने देते हैं। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है, और इसको आगे बढ़ाते रहें। धन्यवाद।